हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बात करी थी यहाँ पे रेजोनेंस के लिए कि रेजोनेंस क्या होता है, उसके की पॉइंट्स का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। उसके साथ साथ हमने उसके टाइप्स देखे थे और उसके साथ साथ हमने उसकी पॉसिबिलिटी भी देखी थी। तो अभी तक की क्लासों में मैंने बात कर चुकी हूँ आपसे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिक के बारे में और रेजोनेंस के बेसिक के बारे में। तो कई लोगों की शिकायत थी कि मैम ऊपर ऊपर से पढ़ा रही है, तो उनकी शिकायत आज दूर हो जाएगी। वो करती हूँ उनकी शिकायत आज दूर हो जाए, क्योंकि आज मैं बात करूंगी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस होती है उनके बारे में भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके नोन है, जो केमिस्ट्री को और हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस को समझना चाहते हो, तो बेसिक जानना चाहते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हो, उनको इससे हेल्प मिले और वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो गाइस प्लीज़ 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 जल्दी से शेयर कीजिए ताकि हम वीडियो आगे स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये कुछ एप्लीकेशंस होती है इंडक्टिव इफेक्ट की जो अपन बेसिकली पढ़ते हैं। पहला होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। सेकंड अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या देखते हैं गाइस? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। थर्ड अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फोर्थ होती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। फिर होता है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन या एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। फिर होता है सेवंथ और लास्ट होता है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। हम ये 7 तरह की एप्लीकेशन है जिसको धीरे धीरे कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस के रूप में। सो गाइस, शेयर करिए जल्दी शेयर करिए वीडियो को। सो फर्स्ट मैंने ले ली है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने यहाँ ले ली है जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगर आप बात करो इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट बेसिकली कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो कार्बोकेटाइन बनता है या आपको कार्बो एनाइन बनता है। कार्बोकेटाइन को आप ऐसे शो करते हो सी के ऊपर प्लस चार्ज, और कार्ब एनाइन को आप शो करते हो सी के ऊपर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज के साथ आप ये भी दिखाते हो, राइट? तो आप ऐसे ही शो करते हो कार्बोकेटाइन को और कार्ब एनाइन को। तो दो इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन। तो कार्बोकेटाइन की वजह से इसका और क्या नाम पड़ गया है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। इसका एक दूसरा नाम क्या पड़ गया है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। और सेम ऐसा ही कार्ब एनाइन के ऊपर माइनस चार्ज होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज। इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, जो भी मात्रा है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की बजाय कार्बोकेटाइन की। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अगर अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है ना, कई कंडीशंस पे डिपेंडेड होती है। जो कंडीशंस मैंने यहाँ नीचे शो कर रखी है आप लोगों के लिए, यहाँ नीचे मैंने कंडीशन शो कर रखी है। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ईआरजी का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। ईआरजी को मैंने यहाँ बोला है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें, यानी अगर अपन लास्ट क्लास की बात करें तो रेजोनेंस में भी मैंने ये बताया था आप लोगों के लिए कि अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को अगर ये डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं कर सकता तो काय का रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है, ये काय का ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट तब तक शो होगा जब ये अपने बॉन्ड को रिलीज करेगा। ओके गाइस, इस प्लस चार्ज को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, अगर किसी भी एटम के साथ या अगर किसी भी ग्रुप के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दे सके,
तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर मैं उसके साथ रिलीजिंग ग्रुप यानी जो दे रहा है ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को, वो ना लगा करके मैं उसके साथ विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, विड्रॉइंग यानी उससे लेना, तो बेचारे के पास पहले ही कमी है। अब आपके पास वो नहीं होता, वो कहावत है, कंगाली में आटा गीला, ऐसी कुछ कहावत है, मैं भी हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अगर आपके पास ऑलरेडी उस चीज़ की कमी है, फिर आपसे कोई और मांग रहा है, तो भाई साहब आप तो मतलब ऐसा है कि अपन तो मौत के मतलब मरने के बराबर हो जाएगा। ये जो कार्बोकेटाइन है कि वो ऑलरेडी प्लस चार्ज लेके चल रहा है, अब आप लोग उससे और इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, तो इसका मतलब ये तो सुसाइड कर लेना चाहिए इसको, तो इसके पास कुछ नहीं बचा। तो अगर मैं कार्बोकेटाइन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं लगा देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो ग्रुप है वो क्या करेगा, उस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ। तो ऐसे अगर ग्रुप अगर जुड़े हुए होंगे, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं, अभी अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया, अपन ने रेजोनेंस भी पढ़ लिया। तो रिलीज करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब क्या होता है, खुद की तरफ से अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, खुद की तरफ से अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे, तो अपने पास तो कमी हुई ना। मतलब अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए है, किसी को किसी आपके पास मान लो 9 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए, ठीक है, पर आपको 10 रुपए की जरूरत है, तो आप मुझसे क्या मांगोगे, 1 रुपया मांगोगे, लेकिन मेरे 10 रुपए में से तो वो 1 रुपया कम हुआ ना, तो मेरे पास तो कमी हुई, तो मैं तो प्लस की तरह बिहेव करूंगी, और आपने जिसने लिया वो माइनस की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच्ड है, उसका मतलब कौन कौन से इफेक्ट शो हो सकते हैं, प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर इफेक्ट शो हो सकते हैं। और जबकि मैं बात करूं कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं, तो इससे कौन से इफेक्ट शो हो सकते हैं, माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। तो माइनस एच, माइनस आर और माइनस आई के ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर उसके पास लगा हुआ होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ओके, क्या ये कह दूं मैं कि अगर प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर अगर उसके पास लगे हुए होंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर की। सेकेंड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आता है कार्ब एनायन, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास अगर मान लो अंबानी है ना, अंबानी साहब हैं, तो उनके पास तो बहुत मतलब अगर रिच मैन है, कोई भी बहुत अमीर है, अगर आपके पड़ोस में मान लो कोई आपसे ज़्यादा अमीर है, तो अगर उसके 10 या 5 रुपए भी खो जाते हैं ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपन जैसे के पास अगर 5-10 रुपए भी कम हो जाते, तो अपन लोगों को एक बार के लिए सोचने पड़ जाते हैं कि यार नहीं, वो 10 रुपए भी थे तो वो गए कहाँ। तो वही चीज कार्ब एनायन के पास है कि ऑलरेडी इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ कैसे ग्रुप लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे, जो इसके पास से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सके। तो स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की किस पे डिपेंड होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। मतलब आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, फिर भी आपके पास पैसे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और आपकी अलमारी भर गई, आप नहीं रख सकते हो, तो वो कंडीशन हो गई एक तो। और एक हो गई कि आपके पास बिल्कुल ही नहीं है, फिर आ रहे हैं, तो समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास सफिशियंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं उनके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करूँ इफेक्ट्स की, तो अपन ने इंडक्टिव और हाइपर और रेजोनेंस इफेक्ट अगर पढ़े हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर -I -H और -R इफेक्ट शो हो रहे हैं तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। जो ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और जबकि अगर +I जुड़ जाएगा तो वो और रिलीज करेगा, तो रिलीज इसके पास अब रखने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये इस इफेक्ट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि इसके साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके साथ क्या कंडीशन अप्लाई होती है, जिसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बेनाइन की, और जिसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साथ स्टेबिलिटी घटेगी कार्बेनाइन की। ओके गाइस, होप करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड, एक नोट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू बी अ नेगेटिव चार्ज while less electronegative element has the tendency to bear positive charge। ये आप लोगों को मैं इंडक्टिव इफेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वो किस तरफ होगी। तो ये एक छोटा सा नोट है, जिसको नोट छोटा सा है पर काम का है, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग। ये जो नोट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से चार्ज को अपने पास रखने की टेंडेंसी रख सकता है, इट्स अ माइनस चार्ज। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपने पास हमेशा कौन सा चार्ज रखने की टेंडेंसी रखता है, इट्स अ प्लस चार्ज, ओके, या पॉजिटिव चार्ज। एक कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, आप ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आप लोगों को क्या करना है, कार्बोकेटाइन की डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को लिखना है। तो कार्बोकेटाइन का डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, अपन लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे, +I +H और +R ग्रुप पे, राइट। तो अब अपन इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को कैसे ले सकते हैं अपन, +I +H और +R के अकॉर्डिंग अपन इसको समझ सकते हैं। तो अब क्या होता है, CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है, +I इफेक्ट लगाता है। मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए, इसमें मैंने आप लोगों को CH3 मतलब कार्बोकेटाइन पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, अपन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री के साथ अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो एक ही मिथाइल है, जबकि 2 डिग्री के साथ यहाँ 2 मिथाइल है, 3 डिग्री के साथ यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कौन प्रोवाइड करवा सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा से ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है। और वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है, +I इफेक्ट ये शो करता है। तो 3 डिग्री 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री जब आप मूव करोगे तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया आप लोगों के पास यहाँ पे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आप लोगों के पास स्टेबिलिटी आ गया कि 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 की कम होती है, 1 की और कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं कि कार्बोकेटाइन की जगह अगर मैं कार्ब एनाइन ले लूं, तो अगर +I इफेक्ट बढ़ रहा होगा तो रिलीजिंग जो भी रिलीजिंग अगर +I इफेक्ट बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी।
सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों की क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है CH3, CD3 और CT3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डी बॉन्ड है ड्यूटेरियम, यहाँ पे 3 टाइटेनियम बॉन्ड है। तो ये क्या कर रहे हैं, टी की मोर मतलब टी हाइड्रोजन का ही एक डेरिवेटिव कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, कि एक हाइड्रोजन का ही एक सिमिलर होता है, इसका डेरिवेटिव फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के पास इतनी कैपेसिटी, मतलब हाइड्रोजन भी रिलीज करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। अगर बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पी ऑर्बिटल विथ पी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताया था कि पी ऑर्बिटल और जो कार्बोकेटाइन का जो नेक्स्ट पी ऑर्बिटल है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हाइड्रोजन और कार्बोकेटाइन की जो पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड का क्रिएशन होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में आसानी से रह सकता है। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि हाइड्रोजन इतनी फास्ट, यानी H इतनी जल्दी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज नहीं कर पाता है, जबकि T जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द रिलीज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ऑर्डर देखा जाए तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या आ रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है 3, 2, 1, यानी 3 का मतलब ये लिया है मैंने 3, और 2 का मतलब ये लिया है, और 1 का मतलब ये लिया है। अब बात करती हूँ तीसरे एग्जाम्पल की, तो सेम यही है। अब तीसरे एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, मैंने एस कैरेक्टर भी शो किए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने ग्राफ के मतलब मैंने एक टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये समझाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसमें आया था परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। परसेंटेज कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने इंडक्टिव इफेक्ट शो किया था, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ आई थी, आपके बॉन्ड लेंथ आई थी, ऐसे करके मैंने एक चार्ट बनवाया था आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, sp, ये क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिड है और ये sp3 हाइब्रिड है। मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ये जो कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट से अपन राइट जा रहे हैं तो परसेंटेज कैरेक्टर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप समझिए सीधी सी चीज कि अगर आप एक बॉन्ड तोड़ के अगर उसको सेटिस्फाई करते हो तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ ज़्यादा ही कमी आ रही है। ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड का कंपैरिजन हो रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन नहीं होकर यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप पुराने जब अपन छोटे थे तो एक कहानी थी कि है ना, अगर 5 लकड़ियों को अगर आप तोड़ना चाहो तो नहीं टूट सकती है, जबकि एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पा रहा है, डबल बॉन्ड उससे कम टाइम लगा रहा है और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट रहा है। तो जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसकी, कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, 1 ज़्यादा स्टेबल है बजाय 2 के, और 2 ज़्यादा स्टेबल है किसके, 3 के। तो 3 क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि कार्बन 3 वैलेंसी के साथ प्लस चार्ज में स्टेबल नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एंड आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। पहले मैंने बात करी थी कार्बोकेटाइन की और अब मैं बात कर रही हूँ कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन वही मैंने क्या लिया है यहाँ पे,
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब एनायन मैंने यहाँ पे लिया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अगर मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सेम है। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा गाइस? CH3 हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के। फर्स्ट स्लाइड में अगर आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ मेंशन किया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन लेफ्ट से राइट जब मूव कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये 3 डिग्री आ गया, उससे पहले 2 डिग्री था और देन 1 डिग्री। 1 से अपन 2 की तरफ गए, 2 से अपन 3 की तरफ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं 3 डिग्री कार्ब एनाइन पे। तो इससे क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन डिक्रीज हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, रिलेटिव ऑर्डर क्या आ गया? 1 डिग्री, सॉरी पहले 1 स्टेबल है, फिर सेकेंड है और फिर थर्ड स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। बात सेम जैसे कैसे यहाँ पे आएगी, वही H है, वही D है, वही T है। तो ये कौन से इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन उतनी ही कम होगी। तो सेम रिलेटिव ऑर्डर क्या आ गया आप लोगों के पास? इसका रिलेटिव ऑर्डर आ गया वही प्लस 1 ज़्यादा स्टेबल है बजाय 2 के, और लेस स्टेबल आप लोगों का क्या हो गया? थर्ड ग्रुप। 1 2 3 ग्रुप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये 3 ग्रुप है, ये सेकेंड नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो गया 2 से, और सेकेंड ज़्यादा स्टेबल हो गया 3 से। ओके गाइस, पहली बात करी अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकेंड अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो सेकेंड एप्लीकेशन आपकी क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। सेकेंड एप्लीकेशन आपकी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे अपन देख सकते हैं, कैसे अपन उसके बारे में जान सकते हैं, तो अब अपन इसकी बात करते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे एक रिएजेंट लिया है जिसे अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं जिसे अपन? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के बिहाफ पर मैं रिएक्टिविटी बताऊंगी आप लोगों को एल्किल हैलाइड की क्या होती है। तो फर्स्ट मैंने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, या मैंने मेंशन कर रखा है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। फिर मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन किसकी करवाई? तीनों की रिएक्शन किसकी करवाई? किससे करवाई? मैंने AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से तीनों की रिएक्शन मैंने करवा दी। अब क्या हो रहा है, 1 डिग्री एल्किल जो हैलाइड है वो कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन पॉसिबल। यहाँ कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, और एज इट इज क्या होता है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जबकि यहाँ रिएक्शन पॉसिबल होकर आप लोगों को क्या मिल रहा है? AgCl बोलूँ या AgX बोलूँ, इसका क्या मिल रहा है? प्रेसिपिटेट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अब आप उसकी थोड़ी सी मतलब अपन इसको जानते हैं कि कैसे हुआ कि इन दोनों से कोई रिएक्शन नहीं हो पाई और उससे रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन होने का सिर्फ इतना सा कारण है कि जब भी ये इसका जो भी कार्ब केटायन या इससे बनने वाला 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और AgNO3, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और AgNO3 रिएक्ट करके जो बनाते हैं प्रोडक्ट, वो
स्टेबल बनता है कार्ब कैटायन। 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल होता है जो अपन को यहाँ पे मिलता है। और उसी के साथ साथ अपन को AgX ले लेती हूँ एक बार के लिए। Cl हो तो Cl, Br हो तो Br, वो आपके ऊपर है। X का मतलब मैंने हैलाइड से लिया है। AgX की क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में आपको अवक्षेप के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। नो रिएक्शन प्रोसीड। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, जो भी एल्किल हैलाइड होते हैं, कौन AgNO3 के साथ रिएक्शन शो करेगा। आपसे क्या पूछा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में से कौन सा एल्किल हैलाइड है जो AgNO3 के साथ रिएक्शन शो करेगा और क्यों करेगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो शो करेगा, यानी रिएक्शन होगी, अलाउ, और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्डन, नो रिएक्शन। ऐसे समझ लीजिए आप। 1 डिग्री और 2 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि 3 डिग्री देगा। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि 3 डिग्री से बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है। इससे जो बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। और इसी के साथ साथ अपन को प्रेसिपिटेट भी मिलता है, किसका, AgX का। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन रिएक्शन देगा। ये तो बात हुई रिएक्शन कौन देगा। अब बात करती हूँ रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवार्ड्स AgNO3। तो AgNO3 से कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी तीनों एल्किल हैलाइड में से कौन ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है AgNO3 के साथ। तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर लिखेंगे, जो कि ऑर्डर आप लोगों को शो है कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री के, और 2 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री के। 3 डिग्री क्यों होता है उसका पता है आप लोगों को। फिर अगर बाद की बात करो तो 2 डिग्री भी बन सकता है और 1 डिग्री भी बनने को सब बन सकते हैं, बट ये तब बनते हैं जब आप लोग एक्स्ट्रा कंडीशन फॉलो करते हैं। एक्स्ट्रा मतलब ये कुछ कंडीशंस होती है, उनको जब तक वो फॉलो नहीं होगी तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस में फॉलो नहीं हो सकते। नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो सिर्फ 3 डिग्री ही सूटेबल होता है कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब थर्ड कैटेगरी की बात करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे रिएक्शंस बहुत अच्छी लगती है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने से पहले मैं कार्बोनिल जो ये है मॉलिक्यूल, इसका मैं थोड़ा सा व्यू बताना चाहूँगी कि जब भी मिथाइल ग्रुप आप लोगों के 3D डायरेक्शन में इस तरफ होते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो पाई बॉन्ड की लोब है वो आपके सामने और आपके पीछे की तरफ होती है। लेकिन जब भी जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है आप लोगों के लिए, जो स्ट्रक्चर मैंने ये मेंशन कर रखी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ है, ऑक्सीजन ये रहा और बॉन्ड यहाँ है। तो जो ये पाई बॉन्ड है इसकी लोब्स कहाँ है, ऐसे और ऐसे है, ऊपर और नीचे नहीं है। मतलब मिथाइल ग्रुप के अपोजिट साइड में, अगर मिथाइल ग्रुप इस तरफ है तो आगे पीछे होगी, मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे है तो आगे पीछे इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऑर्बिटल
व्यू। अगर अब मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंस कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो दीज आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपके इलेक्ट्रोफिलिक हैं, अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, तो अटैक्ट किसका होता है उन पर? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। किसका अटैक होता है गाइस? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और जो भी रिएक्शन बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नीचे देखिए आप लोग, इस रिएक्शन में मैंने क्या बता रखा है? कार्बोनिल कंपाउंड है, हम लोग जानते हैं ये रिएक्शंस कैसे होती है। कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? कहाँ जाके जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर। ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इस जगह आके कहाँ जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब वो कैसे जुड़ेगा, तो अपन इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक बार मैं आपको मैकेनिज्म भी शो कर देती हूँ यहाँ पे। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है गाइस, ये देखिए आप लोग, ऑक्सीजन है प्लस न्यूक्लियोफाइल। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर की बात करूँ, तो वो ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट हुए? इस ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो इसने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहाँ किया? इस कार्बन के ऊपर। आप लोगों को रिएक्शन मिली ये, आप लोगों को क्या मिला यहाँ से? O माइनस और NU, यही मिला, यही मिला। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, और क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। सेकेंड अगर स्टेप में बात करूं, तो इलेक्ट्रोफाइल भी बच रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? ये जो O माइनस है उसके ऊपर किसका अटैक हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। कहाँ अटैक हो रहा है? यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। और इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है? लास्ट का अपना कंपाउंड मिल रहा है, जो कि है OE और NU। अपना लास्ट का कंपाउंड मिल रहा है, और ये रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। कौन सी रिएक्शन होती है ये? फास्ट रिएक्शन होती है। ओके गाइस, तो ये याद रखिएगा कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हमेशा याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। जिसका अटैक पहले होता है उसी के नाम पर रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आप लोगों को आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी के नाम से जानते हैं अभी तक, हाल फिलहाल अभी तक क्या होते हैं। और अगर आपके बच्चे होंगे तो उनको आपके नाम से जानेंगे, मतलब आपके पापा का नाम आपके नाम से पहले लिया जाता है, यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि जिसका अटैक पहले होता है, रिएक्शन का नाम उसी के अकॉर्डिंग शो होता है। तो यहाँ पे किसका अटैक पहले हुआ? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। यहाँ पे किसका अटैक पहले हुआ? पहले अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ करवा लेता है? अपने ऊपर करवा लेता है। तो जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग अपने ऊपर हुई, तो अटैक अब किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर होगा? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? ये माइनस चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इस वजह से मैंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होप करती हूँ गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही गाइस। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी आपके जो इशू थे कि पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो होप कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ आप लोगों के लिए। वो मैंने बेसिक पढ़ाया था, आज से अपनी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैनल, अगर आप नए हो इस चैनल पे, अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे और आपसे आके इस
चैनल के माध्यम से जुड़ सके। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।